नमस्कार। कार्यक्रम रणनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, बजट सत्र का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जैसे काउंटडाउन शुरू होता है, सियासी गतिविधियां बड़ी तेजी से शुरू हो जाती है, गर्मा गर्मी भी शुरू हो जाती है। कल आल पार्टी मीट है, 3 मार्च को सत्र शुरू होने वाला है। 43 दिन का ये सत्र है। कल सभी पार्टियों के नेताओं को बुलाया जाएगा। बुलाया इसलिए जाएगा कि क्या सत्र को सुचारू रूप के संचालन के लिए आप क्या हेल्प कर सकते हैं। उनसे मशवरा किया जाएगा कि ये 43 दिन का जो बजट सत्र है उसको सुचारू रूप से चलाना है, उसमें आपकी क्या राय है। ये एक रूटीन रहती है। अगर हम लोकसभा की कार्रवाई करें उससे पहले भी जब कार्रवाई शुरू होती है, सत्र शुरू होता है, तो स्पीकर कहीं ना कहीं आल पार्टी मीट बुलाते हैं ताकि संचालन स्मूथली रहे। और इस मीटिंग में, कल की मीटिंग में नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से अली मोहम्मद सागर रहेंगे, मुबारक गुल रहेंगे, भाजपा की तरफ से सुनील शर्मा, सुरजीत सलाथिया रहेंगे, कांग्रेस की तरफ से गुलाम अहमद मीर जो फॉर्मर मिनिस्टर भी रह चुके हैं, पीपल्स कॉन्फ्रेंस से सजाद गनी लोल, सीपीआई-एम से मोहम्मद यूसुफ तारिगामी, पीडीपी से वाहिदुर रहमान पारा और निर्दलीय मुजफ्फर इकबाल खान रहेंगे। लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि 28 तारीख को कटरा में भाजपा विधायकों का प्रशिक्षण होगा। ये 2 दिन का प्रशिक्षण चलेगा। यानी इस बजट सत्र को भारतीय जनता पार्टी कितनी गंभीरता से ले रही है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इसमें मौजूद रहेंगे और उसके साथ साथ बीएल संतोष जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं वो भी इसमें रहेंगे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग जो जम्मू कश्मीर मामलों के प्रभारी भी हैं वही रहेंगे, संयुक्त सचिव संगठन शिव प्रकाश भी रहेंगे। इसके अलावा भी बड़े नेता रहेंगे और साथ ही साथ यहाँ पर जो जीत करके 28 विधायक आए हैं उनको 28 फरवरी और 1 मार्च को प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि पहली बार एक लंबे अंतराल के बाद जीती हुई सरकार आई है। ये दूसरा इस सरकार का सत्र है, बजट सत्र है और ये बड़ा सत्र है। इससे पहले जो पहला सत्र हुआ था वो बिल्कुल कन्फाइंड सत्र था, उसमें चुनिंदा बातों पर ही चर्चा की गई थी। और बड़ी बात यह है कि इस बार भी आपको बताते चले कि इस सत्र में भी कुछ ऐसे विवादास्पद बिल लाए जा सकते हैं, प्रस्ताव लाए जा सकते हैं, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी को बड़ा ही सक्रिय रहना पड़ेगा। अपने कार्यकर्ताओं को, अपने सदस्य को, जीते हुए नुमाइंदों को सक्रिय रखने के लिए ही ये कटरा में जो प्रशिक्षण शिविर चल रहा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस से हमारे साथ शेख बशीर जी सीनियर नेता हैं, बड़े लंबे समय से इन्होंने 3 पीढ़ियों के साथ काम किया है। शेख साहब के साथ भी काम किया है, फारूक साहब के साथ भी काम किया और उमर अब्दुल्ला से भी काम किया है। और उसके साथ साथ सरबजीत सिंह जौहल जो बीजेपी के नेता हैं, किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं यूटी के, आपका भी स्वागत है। जगदीप सिंह कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं, जगदीप जी का भी स्वागत है। सहाफत से सियासत तक पहुंचे हैं वीरेंद्र सोनू, प्रवक्ता पीडीपी, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। शुरुआत में सरबजीत जी से करना चाहूँगा। सरबजीत जी, इस बार बड़ा हंगामी बजट सत्र रहेगा और आपको प्रशिक्षण देने के लिए खुद जेपी नड्डा और आपके सदस्यों को, आपके एमएलए को प्रशिक्षण देने के लिए जेपी नड्डा और बीएल संतोष भी आने जा रहे हैं। क्या वाकई में आपको लगता है कि बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन है, इसलिए इसको 2 दिवसीय ट्रेनिंग दी जा रही है? जी विनोद जी, बिल्कुल। हमेशा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और विधायक हो या मेंबर पार्लियामेंट हो, लोगों द्वारा चुने हुए लोग जो हैं वो हमेशा सीरियस लेते हैं। और चूंकि बहुत सारे अहम मुद्दे जम्मू कश्मीर में अभी लटके हुए हैं, लोगों को उम्मीद थी नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार, लेकिन वैसा कुछ दिख नहीं रहा है। तो ये एक प्रशिक्षण शिविर जो कटरा में लगेगा, जिसमें माननीय बीएल संतोष जी, जेपी नड्डा जी और बहुत सारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो हमारे 28 विधायक हैं, उनको प्रशिक्षण भी देंगे। और बहुत सारे मुद्दे जो हैं जम्मू के लिए, कश्मीर के भी हैं लेकिन जम्मू के साथ भी जुड़े हुए बहुत सारे मुद्दे हैं। क्योंकि लोगों को उम्मीद थी कि यहाँ पर सरकार आने के बाद यहाँ बिजली फ्री मिलेगी, लोगों को उम्मीद थी कि यहाँ नौकरियां आएंगी, लोगों को उम्मीद थी
कि यहाँ 12 सिलेंडर फ्री, जो इन्होंने मैनिफेस्टो में लिखा था। जी जी। तो जो सरकार है, तो जब भी सेशन स्टार्ट होगा तो बड़ी गंभीरता के साथ हमारे जितने भी विधायक हैं ये सारे मुद्दे उठाएंगे, और बहुत सारे सिक्योरिटी के मुद्दे हैं, ऐसे डेवलपमेंट के मुद्दे हैं, ये सारे मुद्दे जो हैं ये विधानसभा में ही उठाए जाएंगे। क्योंकि पिछले जब से सरकार बनी है कुछ भी इनका कोई पॉजिटिव अभी तक कोई भी रिस्पांस नहीं आया, सिवाय ये स्टेटहुड के अलावा ये कोई। ठीक है, मुझे लगता है संपर्क कट रहा है। अब जगदीप जी के पास चलते हैं। जगदीप जी की यानी कांग्रेस की भूमिका को लेकर के सबको संदेह है कि कांग्रेस का क्या रोल रहेगा इस सत्र में, कांग्रेस सरकार का हिस्सा है कि नहीं। मैं जगदीप जी आपसे पूछ रहा हूं और स्वागत करता हूं आपका हमारे कार्यक्रम में। विनोद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। इससे पहले कि मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूं, मैं चाहूंगा कि आपने जो पहली उंगली अपनी भूमिका में उठाई है, जिस संदर्भ की तरफ, वहां पे ले चलो। आपने कहा कि ऐसी संभावना है कि कुछ विवादास्पद बिल जो है वो पेश हो सकते हैं। तो आज मैं आपके मन से एक बात बड़े साफ साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ। ये जो शराबबंदी के साथ जुड़े हुए बिल को लेकर चर्चा है, वो तो आप भूल जाइए कि वो पास होगा। क्योंकि अरे भाई साहब, अगर शराबबंदी वाला बिल पास हो गया तो भाजपा जीतेगी कैसे? आप जरा मुझे ये बता दें। ये तो संभव नहीं है। तो ऐसे में शराबबंदी वाली बात तो आप जाइए भूल। अब रही बात हमारी, तो देखिए, कांग्रेस मौजूदा सरकार जो निहायत सशक्त जनादेश के साथ सत्तासीन है, उसका प्रमुख घटक दल है। और कांग्रेस ने बहुतेरे त्याग जो है सियासी स्तर पर तब किए थे जब विधानसभा चुनावों के दौरान हम इस गठबंधन को, इंडिया गठबंधन की उस सोच के साथ लेते हुए आगे बढ़े थे। और मैं ये आपको पूरी ईमानदारी से बता दूं कि स्टेटहुड कोई मजाक नहीं है। जैसे अभी भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि इनके पास तो और कोई बात ही नहीं है जनाब, ये स्टेटहुड की बात करते हैं। तो कांग्रेस की पहली प्राथमिकता स्टेटहुड है। और वो इसलिए है क्योंकि अगर हमें हमारा स्टेटहुड, जो हमें हमारा हक है, हमें मिलता है, तो सर्वप्रथम काबीना का आकार बढ़ेगा, मंत्रियों की तादाद बढ़ेगी, वित्तीय मामलों में मरकज का हस्तक्षेप कम होगा, वित्तीय सहायता पहले से कहीं ज्यादा होगी, निरंकुश ब्यूरोक्रेसी और लाल फीताशाही पर बेहतर नियंत्रण सरकार का होगा, और जो जबरन हम पर एलजी को थोपा गया है, जो अपना चुनाव लाख सवा लाख वोटों से हार के आए थे, उनसे निजात मिलेगी। लिहाजा स्टेटहुड जो है, इट इज गोइंग टू प्ले अ वेरी वेरी पिवटल, क्रूशियल एंड इंपैरेटिव रोल in the next coming days, and this is the very rationale that we are trying our best. We are not leaving any stone unturned. So hopefully this will be rubbed off. जी विदुर जी, जगदीप जी आप कहते हैं कि जब कांग्रेस त्याग करती है, तो अगर जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, कितनी बार गवर्नमेंट को टॉपल किया गया है, किसके साथ सरकार बनाई गई, किसको अंदर किया गया, कितने अकॉर्ड किए गए। त्याग का शब्द आपके मुंह से, यानी कांग्रेस के, आपने पर्टिकुलर आपका नाम नहीं ले रहा हूँ, कांग्रेस के मुंह से अच्छा नहीं लगता है। विनोद जी, अक्सर कुछ एक बातें ऐसी होती है जो इतिहास में गहरी लकीरें छोड़ जाती है, और जब कभी बात होती है तो उनका जिक्र जरूर होता है। ये ठीक है कि रिगिंग की बात की जाती है, कांग्रेस के ऊपर नाहक के इल्जाम होते जाते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जब आप ये तमाम बातें करेंगे तो फिर मैं सीधा सीधा जगमोहन साहब पे आऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि बीके नेहरू साहब के जाने के बाद जब दूसरी मर्तबा जगमोहन जी को भेजा गया यहाँ पर, और वो पहले सरकार तोड़ कर जा चुके थे, और जब वो दूसरी दफा आए तो किस तरीके से उन्होंने यहाँ के हालात बनाए, किस तरीके से कश्मीरी पंडितों को पलायन के लिए प्रोत्साहित किया गया, किस तरीके से जनाजों में गोलियां दागी गई, किस तरीके से कई 100 लोग जो है वो उनके आते ही जन्नत नशीब हो गए, किस तरीके से यहाँ के नौजवानों पर एक कड़ा प्रहार उनको प्रताड़ित करने के लिए किया गया। ये बहुत सारी बातें हैं। उनके ऑल इंडिया रेडियो के बयान सुन लीजिए, दूरदर्शन पर की गई उनकी डिबेट सुन लीजिए, यहाँ तक कि उनकी लिखी किताब को आप पढ़ लीजिए, जिसमें वो खुद मानते हैं कि मैंने जिस अंदाज में यहाँ काम किया, अपनी पीठ थपथपाते हुए वो कहते हैं कि वही एक तरीका था आतंकवाद से लड़ने के लिए। यद्यपि सच्चाई ये है विनोद जी कि ये वो दौर था जब यासिन मलिक जैसे नए लड़कों ने
रूबिया अपहरण कांड को अंजाम जरूर दिया था, लेकिन कश्मीर की गलियों में आतंकवाद का वैसा प्रकोप नहीं था सर। ये सच्चाई है। ये किस तरीके से प्रोत्साहित किया गया, इसको कैसे इसको आगे बढ़ाया गया, ये बातें बड़ी गहन चर्चा का विषय है। तो बराए मेहरबानी रिगिंग को ही मुद्दा मत बनाए। आप ये देखें कि इन लोगों ने क्या हालात किए। अगर फारूक अब्दुल्ला साहब चले गए इंग्लैंड, ये बताएंगे आपको यहाँ जो बैठे हमारे भाई नेंका के, तो क्या फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा नहीं था कि अगर आप जगमोहन को भेजेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, और उन्होंने वही किया, क्योंकि वो जानते थे कि यहाँ के हालात कैसे बने। चलिए सोनू जी के पास चलते हैं, और मैं सरबजीत जी को कहूंगा कि आपके नेट में थोड़ा कमजोर है, नेट सर्विस आपकी ठीक नहीं चल रही है। सोनू जी, अभी मुझे लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में आपसी मतभेद भी बरकरार है। कोई इस दिशा में जा रहा है, कोई इस दिशा में जा रहा है। एनसी की इंटरनल बात कर रहा हूं मैं। देखिए ऐसे है कि इसमें कोई शक नहीं है, नेशनल कॉन्फ्रेंस में बहुत बड़े मतभेद हैं। जो बात जो कमरे के अंदर होती है वही अंदर रहती है, जब पब्लिक डोमेन में आती है तो वह एक ही चर्चा का विषय बनती है। अब मुझे तो समझ नहीं आ रही, चलो नेशनल कॉन्फ्रेंस में तो मतभेद है ही है, इससे पूरी सरकार में ही मतभेद है। सरकार में इलेक्शन है, एनसी और कांग्रेस ने मिलकर लड़ा। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की सपोर्ट कर रही है और सरकार चल रही है जम्मू कश्मीर में इनकी। तो चीफ मिनिस्टर साहब रोज भारतीय जनता पार्टी की बोली बोल रहे हैं, नई दिल्ली की बोली बोल रहे हैं। अब कांग्रेस की जो पोजीशन है वो एक नार सौ कुमार वाली है। अब ये बेचारे ना इसके सरकार के हक में जा सकते हैं, ना इसके खिलाफ बोल सकते हैं। मुझे तो लगता नहीं है कि ये इंडिया की सरकार है। हमें तो जो कल जैसे स्टेटमेंट उमर अब्दुल्ला साहब ने दिया, आपने भी सुना होगा, उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक ठाक है। तो इसका मतलब है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का अलायंस भारतीय जनता पार्टी के साथ हो चुका। अब पता नहीं कांग्रेस किस अलायंस का ऐसा है, किसका नहीं है। ये तो मेरे मित्र जगदीप जी हैं, मैं जाति तौर पर इनकी बड़ी कदर करता हूँ। तो अब ये भी बेचारे मुश्किल में है। चलिए, लेकिन जो आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात की है, भाई जम्मू कश्मीर में आपने 6 महीने पहले जब चुनाव लड़ा, 4 महीने पहले, तो उमर अब्दुल्ला साहब ने टोपी डाल के हर एक सीट पर वोट मांगे। जब लोगों से वोट मांगे, 2 जगह पर चुनाव लड़ा। सरकार बनी तो आपका एजेंडा था 35 से 370 को रीअपील कराएंगे जी। हम जम्मू कश्मीर के जो बद से बदतर हाल था उसको ठीक करेंगे। तो आज चीफ मिनिस्टर साहब ने यू टर्न किया और चीफ मिनिस्टर साहब ने क्या दिया कि हालात बिल्कुल ठीक हैं। और इन्हीं के मेंबर पार्लियामेंट 4 दिन पहले वहाँ यूनिवर्सिटी में क्या कह रहे थे, आप ही ने सुना होगा, याद होगा आपको, मेरे से बताने की जरूरत नहीं। जगदीप जी, आपकी आवाज यहाँ तक आ रही है, चप्पल बाद में उतार लीजिएगा, चप्पल बाद में उतार लीजिएगा। परेशान मत। ऐसी है कि हमें समझ से परे है जम्मू कश्मीर के लोगों को भी जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है जी। मैंडेट जिनको दिया है वो किसी की बात नहीं सुनते। जिनको जो दूसरे नंबर की पार्टी है वो कहती है सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस की है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो भाईवाल है उनको पता ही नहीं सरकार है कि नहीं है। तो एनसी सारा दिन दिल्ली के कशीरे पड़ रही है बीजेपी के। भाई 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ बेइंसाफी हुई है। हमारे साथ, मैं ये कहता हूँ, हमारे अस्तित्व को चोट पहुंचाई गई है, हमारी आइडेंटिटी हमसे छीन ली गई है। हम बंधुआ मजदूर हैं। एक किस्म का एक वो रियासत आज कहां पर खड़ी है, एक स्पेशल स्टेटस वाली रियासत को आज म्यूनसिपलिटी बना दिया गया। और मुझे दुख होता है जब चीफ मिनिस्टर साहब ये कहते हैं, 4 महीने पहले ये कहते थे मुझे वोट दो, मैं आपको 370 और 35 ला के दूंगा। आज वो कहते नहीं जी हाथ बिल्कुल ठीक है, आज वो स्टेटहुड पर आ गए हैं। तो मेरे नौजवान की नौकरी की बात कौन करेगा, जमीन की बात कौन करेगा। मेरे रिसोर्सेज की लूट है, मेरे से मतलब जम्मू कश्मीर के रिसोर्सेज की लूट है। आज रेत बजरी का कारोबार बाहर के गुंडे कर रहे हैं। गुंडों का निजाम है जम्मू कश्मीर में, कोई किसी की बात ही नहीं सुनता। नेशनल कॉन्फ्रेंस इसमें बस उनके एमएलए को झंडी मिल गई है, डंडी मिल गई है, सरकारी मकान मिल गया, नई गाड़ियां मिल गई, इसी में खुश है। पता नहीं सीढ़ियां मिला कि नहीं मिला, किसी को पता ही नहीं, और उस बारे में कोई बात ही नहीं करता। चलिए इसी में खुश है, मामला चल रहा है। जगदीप जी कुछ क्लियर करना चाहते हैं, लेकिन पहले मैं सरबजीत जी से जानना चाहूंगा। सरबजीत जी, एक निंदा प्रस्ताव लाया जा रहा है जिसमें 5 अगस्त 2019 के फैसले की निंदा की जाएगी। दूसरा, वाहिद परे ला रहे हैं कि जहां पर कोई भी काबिज है वो जमीन उसी की हो जाए, उसी को मालिकाना हकूक दिया जाए। फिर तीसरा, आरक्षण को लेकर के एनसी के लोग लगा रहे हैं कि जो आरक्षण पैटर्न है उसको खत्म किया जाए, 40% आरक्षण हो, 60% ओपन हो। मैं पहले सरबजीत जी से जानना चाहूंगा, फिर जगदीप जी क्लैरिफाई करेंगे जो सोनू जी ने बड़े विस्तार से। जी, पहला नंबर तो विनोद जी एक बात है कि यहाँ पर ये जो
कांग्रेस जो है बिना बुलाए मेहमान है। क्योंकि आप देखते हैं कैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता सब लोग इनको सोचते हैं, क्योंकि कोई भी नेशनल कॉन्फ्रेंस आज अगर आप कहें कि ये अलायंस है, ये बिल्कुल भी बात हम मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला भी समझ चुके हैं कि अगर हम इनके साथ जाएंगे तो हमारा बुरा हर्ष होगा। यहाँ तक प्रस्ताव की बात है, ये ला सकते हैं प्रस्ताव में, कोई बड़ी बात नहीं है कि जो देश हित में ना हो वो भी के छोड़ डालें वहाँ, ऐसा संभावित है। लेकिन हमारे जो 28 विधायक हैं वो बिल्कुल जो हमारी नेशनलिटी है, जम्मू की डिमांड है, जम्मू के साथ भेदभाव ना हो, कश्मीर के साथ भी नहीं होना चाहिए, इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे। और मैं समझता हूँ कि ये जो सेशन चलेगा इसमें ये बढ़िया से हमारा जो संगठन है उसमें ट्रेनिंग दी जाएगी। मुझे उम्मीद है कि हमारे सारे विधायक जो हैं बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। और सबको मालूम है, आप भी जानते हैं कि 7 साल से हमेशा जम्मू के साथ भेदभाव होता आया है, लेकिन आज वो बात होने वाली नहीं है। आज ये प्रस्ताव ला सकते हैं उल्टे सीधे, ये और ज्यादा भी प्रस्ताव जो एंटी नेशनल वो भी ला सकते हैं, लेकिन हमारे विधायक जो हैं वो बिल्कुल तैयार हैं इनका मुकाबले के लिए। और हमने देश हित और जम्मू के हित की बात करनी है, लोगों की बात करनी है जिन्होंने चुन के भेजा है। और यहाँ बहुत सारे मसले अभी भी जम्मू में हैं जो लिंगरान, हालांकि 10 साल के जो कार्यकाल रहा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट भारतीय जनता पार्टी का, उसमें बहुत सारे इश्यू जो है वो सुनते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ये डेवलपमेंट की बात करें, विकास की बात करें और आगे पीछे दाएं बाएं ना जाए। और कांग्रेस हमेशा इनको उकसाएगी, कांग्रेस के प्रवक्ता भी जब आते हैं ये उकसाते हैं। जैसे सोनू जी भी कह रहा था कि ये मालूम ही नहीं है कि ये इनके साथ है या खिलाफ है। एक दिन में पहले भी डिबेट में था, नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्य जो प्रवक्ता था उसने अच्छी खरी खोटी जो थी वो कांग्रेस को सुनवाई। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के साथ अब नेशनल। चलिए जगदीप जी आप कुछ क्लैरिफाई करना चाहते थे, या फिर मैं ही सवाल पूछ लेता हूँ। सोनू जी कहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसकी सरकार का हिस्सा होता है, सरकार दिल्ली के साथ है, दिल्ली के सीधे पड़ती है, और आप कैसे एडजस्ट कर पाएंगे? विनोद जी, यूं तो मैंने डॉक्टर अभिजीत के लिए कुछ लाइनें लिखी थी, लेकिन आज सोनू जी को मैं ये प्रस्तुत करना चाहता हूं कि तेरे तंज पे ना सही, अंदाजे बयां पे तो सवाल हो, अरे मेरा ना सही तो ना सही, पर दर्शकों का तो ख्याल हो। मेरे सोनू भाई मुझे लगता है जो अभी हाल कहीं महबूबा मैडम जी से मिलकर आए हैं और उसके बाद से बड़े अग्रेसिव नजर आ रहे हैं अपने ही अलायंस के प्रति, तो बराए मेहरबानी थोड़ा सा अपने जज्बातों पर काबू रखें और ये समझने की कोशिश करें कि हम तमाम घटक दल के जितने भी सियासी संजीवनी हैं, जिसमें कांग्रेस प्रमुख विपक्षी दल है इस देश का, हम एक सोच, एक मत और एक मंच तीनों को एक साथ साझा इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि भाजपा के इस तुगलकी निजाम से इस देश को निजात दिलवाई जा सके। तो बराए मेहरबानी थोड़ा सा हौसला रखें, अभी जुम्मा 4 महीने बीते हैं, अभी बड़ा लंबा अरसा है और ये भूमिका भाजपा के लिए रहने दीजिए। और आप अगर कोशिश करेंगे, स्टेट होल्ड पर आप सवाल उठाएंगे कांग्रेस के साथ साथ, तो वो ज्यादा बेहतर होगा यहाँ के लोगों के लिए। रही बात भाजपा के मेरे मित्र की, जिनको बड़ी पेट में दर्द होती है कि इंडिया अलायंस में कांग्रेस का कोई स्थान नहीं है, कांग्रेस की कोई भूमिका नहीं है, मैं भाई साहब आपको एक चीज अर्ज कर दूं कि जनाबे हाजरीन, अगर आपको एक मरतबा फिर से, क्योंकि आप 1 से 11 और फिर 11 से 21 हुए थे, चाहे वो भूमि आंदोलन हो और या फिर अंततः मोदी लहर पर सवार होकर करने वाले वो चौक के बच्चों के नेता हो, तो अब बराए मेहरबानी आप लोगों के हक हकूक की बात कीजिए। आप बात कीजिए खनन माफिया की, शराब माफिया की और भू माफिया की, आप बात कीजिए यहाँ के बेरोजगारों की, आप बात कीजिए महंगाई की, आप बात कीजिए स्मार्ट मीटर्स के नाम पर लोगों की छीनी जाने वाली चमड़ी की,
आप बात कीजिए उस टोल प्लाजा की जिसको आपने लोकसभा इलेक्शन में तो हटा दिया, अब नए सिरे से लगाने जा रहे हैं। आप बात कीजिए उस प्रॉपर्टी टैक्स की जो आज भी प्रस्तावित है, उन तमाम मुद्दों पर बात कीजिए जो लोगों के साथ जुड़े हैं। कांग्रेस अपना काम आपसे बेहतर जानती है। 55 सालों तक जिस पार्टी ने इस देश को आकार दिया हो, उसे आपके ज्ञान की जरूरत नहीं है। तो बराए मेहरबानी ज्ञान बांटना बंद कीजिए और लोगों की बात सुनिए। सोनू जी, एग्रेशन में आप तब आए जब से महबूबा मुफ्ती से मीटिंग की है। ये जगदीप जी कह रहे हैं कि खास मीटिंग हुई है, उसके बाद आपको कोई फरमान जारी किया है कि जमकर बरसें इंडिया ब्लॉक पर। देखिए विनोद जी, ऐसे है कि मैंने इंडिया ब्लॉक के ऊपर कोई कटाक्ष नहीं किया। सबसे पहले तो ये बात आप समझिए, मैंने क्या कहा है मेरे भाई जगदीप जी समझे। मैंने कहा है आप बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के लोगों को तबाह किया। बीजेपी सबका दुश्मन है, पूरे जम्मू कश्मीर का दुश्मन है, क्योंकि बीजेपी ने हमसे सब कुछ छीन लिया। हमारे से हमारी रोजगार छीन लिए, हमारी रेत बजरी जिसका नाम मेरे भाई जगदीप ने लिया, उस सब कुछ छीनने वाली बीजेपी है। लेकिन लोगों ने जब सरकार बनाई, कांग्रेस सरकार का हिस्सा एनसी आज बीजेपी की भाषा बोल रही है। मैं तो ये आपको बता रहा हूँ, आपको याद दिला रहा हूँ, सबसे बड़ी जंग बीजेपी के खिलाफ हमने लड़ी। हमारी पार्टी के हिस्से बीजेपी ने किए, हमारी लीडर को सबसे ज्यादा अरेस्ट बीजेपी ने रखा, हमारी तबाही बीजेपी ने की। लेकिन उसके बावजूद हम इंडिया अलायंस के साथ रहे कि हम एक सोच के साथ है। आज एक इंडिया अलायंस की सरकार जम्मू कश्मीर में बनी हुई है। जब उस सरकार का मुखिया, उस सरकार के चीफ मिनिस्टर जगदीप जी ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के हालात सामान्य हो गए, तो फिर आप बताइए मैं इसको इस रिश्ते को मैं क्या नाम दूं? क्या नाम दूं इस रिश्ते को? अलायंस आप कांग्रेस के साथ कर रहे हो, वोट आप लोगों का बीजेपी के खिलाफ ले रहे हो, लगता है तो जगदीप जी, गुणगान आप बीजेपी के कर रहे हो। हम तो बीजेपी के खिलाफ थे। और दूसरी बात मेरी सुनिए सोनू जी, आप भी बता दीजिए इस रिश्ते को क्या नाम दे। और दूसरा सवाल आपसे ये रहेगा कि सुरेंद्र चौधरी जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, उनका ये कहना है कि ये जो विशेष अधिकार लिया गया है हमसे, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ पीडीपी जिम्मेदार है। ये परसों का स्टेटमेंट है। देखिए ऐसे सुरेंद्र इस रिश्ते को क्या नाम दे, पहले वो बता दीजिए, फिर ये कि आपको जिम्मेदार ठहराया है। देखिए सुरेंद्र चौधरी साहब हमारी पार्टी में रहे हैं, एमएलसी रहे हैं, मेरे बड़े भाई हैं। आज वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, भगवान उनको और तरक्की दे। लेकिन मैं इनसे कहना चाहता हूं कि अगर ये कहते हैं ये पीडीपी ने किया है, तो आप तो पीडीपी का हिस्सा थे उस वक्त। अगर मान लेते हैं पीडीपी की वजह से ये बात है, तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब भी रिस्पॉन्सिबल है इस चीज के लिए। अगर मैं इस बात को मान लेता हूँ, देखिए ऐसा होता है कि सियासत की मजबूरियां होती हैं। उनका कहना था कि अगर बीजेपी से हाथ ना मिलाते तो ये वजह नहीं बनती। तो आप एमएलसी छोड़ देते ना, वो उस वक्त क्यों एमएलसी बने जी? अगर उनको ये लग रहा था कि बीजेपी के साथ हम तबाही करने के लिए जा रहे हैं, तो आप छोड़ देते, कहते मैं एमएलसी नहीं लूंगा भाई जिस पे ये परेशानी है। और दूसरी बात है कि ये सबसे बड़ी बात है, लोगों ने मैंडेट आपको बीजेपी के खिलाफ दिया है, केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ दिया। आज तो आप उन्हीं का गुणगान कर रहे हो। आज आप कांग्रेस को कहां छोड़ चुके हैं? मेरे भाई जगदीप जी मुझे बताइए, आप सरकार में हैं, अगर आप सरकार में हैं तो जनता प्रस्ताव लाइए। चीफ मिनिस्टर साहब जो है वो कह रहे हैं कि 5 अगस्त 2019 के बाद हालात ठीक हो चुके हैं। अगर हालात ठीक हो चुके हैं तो कांग्रेस आज प्रेजेंटेशन क्यों कर रही है? कांग्रेस आज प्रोटेस्ट क्यों कर रही है? इन चीजों की बात है ना कि एक तरफ से आप कहते हैं हालात ठीक है और दूसरी तरफ से ये चीजें कटी नहीं चल सकती। इसलिए आज जम्मू कश्मीर के लोग इस जगह पर खड़े हैं, वो आज पूछते हैं कि हमें 200 यूनिट बिजली फ्री की बात कीजिए, नौजवान रोजगार की बात करता हूँ, मैं कहता हूँ रेत बजरी की बात करता हूँ, शराब माफिया, खनन माफिया, भू माफिया। अगर हम आज हमारा एक मेंबर ये ला रहा है बिल कि ये जो मकान है जिनके अगर वो स्टेट लैंड पर है, इतने साल से रह रहे हैं, तो भाई उनको मालिकाना हक दी दीजिए। तो इसमें तो सरकार सारी कोई जनानी मसली उस ऑर्डर को पास कर देना चाहिए, मैं तो समझता हूँ। उसमें क्यों आज ये दिक्कत हो रही है, क्यों सरकार की दिक्कत है, इन चीजों के ऊपर समझने की जरूरत है। जी सरबजीत जी, आप क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ जो सरकारी लैंड का मसला है, शायद सोनू जी को मालूम नहीं है कि ये हमारे लोग जो खेतीबाड़ी करते थे सबकी गर्दोरियां थी पहले, जब ये सरकारी लैंड पे भी गर्दोरियां थी। ये महबूबा मुफ्ती ने ही सबकी किसानों की सबकी गर्दोरियां जो है वो कट गई। आपको भी मालूम है जितने भी सरकारी लैंड है पूरे जम्मू कश्मीर में, चाहे वो कल्टीवेटेड वाली है या वो रहने की है, ये सारी गर्दोरियां इनकी महबूबा मुफ्ती जी ने तब ऑर्डर किया था, शायद ये भूल गए हैं। तो मेरा मतलब कहने का है कि ये मुद्दे ठीक है। जनाब, आप हिस्सा थे उस सरकार का कि नहीं? आप हिस्सा थे उस सरकार का? जी
आप उस सरकार का हिस्सा थे ना? नहीं, बिल्कुल हिस्सा थे जी। लेकिन शायद ये तब बड़े अग्रेसिव थी महबूबा जी का। शायद आपने वो बयान तब का सुना नहीं जब उन्होंने कैसे कहा था। बहुत सारी बातें जो हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता बोले या और अपोजिशन वाले बोले तो अच्छा लगेगा। मेरा मतलब कहने का है कि सरकारी जमीनों पे ज्यादा से ज्यादा कब्जा जो था ये ब्यूरोक्रेट का, पॉलिटिशियन का, और जो महंगी जगहें थी इसमें बहुत सारी जो इन्होंने कानून बनाया था कि मालिक सरकार जगह जो है लेवी दे के वो हो जाएगी। उसमें देखिए जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, गरीब आदमी का तो बेचारे का हुआ ही कुछ नहीं। इसीलिए उसको जो कानून था उस मतलब कहने का है अगर लोगों के हित में कोई भी मुद्दा उठाती है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कोई पार्टी उठाती है तो भारतीय जनता पार्टी उसके साथ है। लेकिन ये नहीं है कि ये लोगों को आज भड़काएंगे। अपने मुद्दे जो लोगों ने जो उम्मीद के साथ सरकार को चुना वो से हट के आज ये और आगे पीछे की बातें कहते हैं कि यहाँ मिनिस्टर हमारे ज्यादा बनने चाहिए। अभी केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली में भी सरकार बनी है, वहां भी देख लीजिए कितने मंत्री बने हैं। और ये क्योंकि एक लूट जो है वो यहाँ की है, ये आपको भी मानना चाहिए और अपोजिशन को भी पता है। और उमर अब्दुल्ला जी खुद बयान दे रहे हैं कि 5 अगस्त के बाद हालात जो है बहुत अच्छे हुए हैं और हम भी समझते हैं कि हालात अच्छे हुए हैं। और केंद्र सरकार ने जितना काम पिछले 10 साल से जम्मू कश्मीर के लिए और जम्मू के लोगों के लिए किया, चाहे वो 1947 के रिफ्यूजी हैं, 1965 के रिफ्यूजी हैं, 1971 के रिफ्यूजी हैं, हमारे बॉर्डर के लोग हैं, और जहाँ कोई क्रॉस फायरिंग के मसले हैं, ये सारे काम जो हैं केंद्र सरकार ने, आज किसी दुश्मन देश की हिम्मत नहीं है कि वो माइकल कोई टेढ़ी आंख से आज जम्मू कश्मीर की तरफ देखे। जहां तक हालात जो हैं वो साझगार किए हैं और उसमें माननीय प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी मैं जगदीप जी से का पूरा योगदान। जगदीप जी, सरकार आपकी है, आप सरकार का हिस्सा है, बड़ी छाती ठोक करके आप कहते हैं, मान लेते हैं कोताही हुई है पिछली सरकार से, शराब माफिया, खनन माफिया, आपने बहुत सारे विस्तार में माफिया गिनाए हैं, अब हुकूमत आपकी है, उसको रेक्टिफाई कर दीजिए, सुधार की गुंजाइश है, कर दीजिए माफिया को बाहर, खनन माफिया, भू माफिया। विनोद जी एक बात तो माननी पड़ेगी, आप घेरते बहुत अच्छा है। मैं कहाँ घेर रहा हूँ? मैं आपको नहीं मैं बताता हूँ आपको। नहीं देखिए, पहले तो मेरे जो भाजपा के मित्र हैं वो बेचारे खुद बड़ी असमंजस की स्थिति में हैं। कभी कहते हैं कि पीडीपी के कार्यकाल में ऐसी परिस्थितियां बनी, फिर जिसको आपने याद दिलाया कि भाई आप भी तो उस वक्त सत्ता में थे, तो फिर इन्होंने कहा जी कोई दूसरे प्रवक्ता बात करे। पहले भी इन्होंने कहा जी लिंगरान होती रही 10 सालों में चीजें, तो भाई साहब 10 सालों से आप ही थे तो काबिज और कौन था। अब रही बात इन तमाम मुद्दों की, तो मैं आपको बता दूं विनोद जी, आप इतने संजीदा, इतने अनुभवी संपादक हैं, आपसे बेहतर कौन जानता है। सरकार आपकी है। अब देखिए, मैंने आपको बिल्कुल नहीं टोका भाई साहब, मैंने बिल्कुल नहीं टोका आपको। अब सुन लीजिए जी, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ विनोद जी कि आपसे बेहतर कौन जानता होगा कि जब आप एक केंद्र शासित प्रदेश में तब्दील होते हैं तो आपके हक हकूक जो है वो किनारे रख दिए जाते हैं। आप मुझे बताइए, जितने महकमे केंद्र के अधीन है, क्या उन महकमों में आप कार्रवाई कर सकते हैं? अब आ जाते हैं स्टेट के महकमों पे। वित्तीय मामले आपके पास है नहीं, फाइनेंशियली आप एक छोटा सा जगदीप जी एक मिनट लूंगा, एक मिनट। जगदीप जी लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, बने रहिए, फिर शुरुआत हम जगदीप जी से करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार तो फिर स्वागत है। मैं शुरुआत जगदीप जी से ही करूंगा। जगदीप जी, आपसे मैंने ये सवाल पूछा था, आप तो सरकार का हिस्सा है, आप खुलकर खेलिए, सुधार कीजिए जो गलतियां हुई हैं। जी जगदीप जी, सुन पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल विनोद जी, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। देखिए, मैं फिर से आपको बता दूं, सबसे पहले तो मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में जिस बयान की ओर इंगित कर रहे थे ना हमारे सोनू भाई, जरा थोड़ा गौर कीजिएगा उस पे। अगर उमर अब्दुल्ला साहब ने ये कहा है कि हालात सामान्य हुए हैं, तो इसके पीछे की जो वजूहात मैं समझ पा रहा हूँ, व्यक्तिगत तौर पे कहना चाहता हूँ, वो ये है कि मरकज पर ये प्रेशराइज किया जा सके मरकज को कि हालात सामान्य है तो हमें हमारा स्टेटमेंट दे दीजिए, जो मैं समझ पा रहा हूँ।
अब जरा हम आते हैं बाकी के मुद्दों पर। मैं फिर से आपको बता दूं कि जब विनोद जी आपकी कुवत एक अदने से कांस्टेबल को ट्रांसफर करने की ना हो, जब आपके पास वित्तीय मामलों में किसी किस्म का कोई इख्तियार ना हो, यहां तक कि सुरक्षा परिदृश्य को भी आप देखें तो आपको बुलाया तक ना जाता हो बीइंग चीफ मिनिस्टर उन तमाम सिक्योरिटी रिव्यूज की मीटिंग में, तो ये बताता है कि आप असलियत में कहां खड़े हैं। तो दूसरी बात विनोद जी, एक मैं आपको बड़ी ईमानदारी से बताना एक असलियत और बता दूं मैं आपको कि आपकी जेब में 100 रुपया है, आप किसी से कमिट कैसे करते हो? आपको पता 100 रुपया है कि 2 लाख मैं उधार दे दूंगा। जब आपको पता है कि कन्फाइंड सी पोजीशन में आप यूटी में रह रहे हैं, कैसे आपने बड़े बड़े वादे कर दिए? मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी सरकार की बात कर रहा हूँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात कर रहा हूँ। जब उनको पता था, आपको पता होगा मेरी स्टेटमेंट भी आई थी कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, जहां चपरासी ट्रांसफर नहीं करवाया था वहां में मेरी वैल्यू क्या रहेगी। जी विनोद जी, आपको मुबारक। आज आपने एक मर्तबा फिर से ये बता दिया कि भाजपा झूठी पार्टी है। आप मुझे ये कह रहे हैं कि जब देश का गृह मंत्री देश की सबसे बड़ी पंचायत में खड़े होकर ये कहे कि हम आपको स्टेटहुड दे देने जा रहे हैं, तो फिर भाई क्यों नहीं चुनाव लड़ते ये तमाम के तमाम घटक दल जिनको लोगों ने इतने सशक्त जनादेश के साथ लाया? कहने का तात्पर्य साफ है कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने स्टेटहुड का वादा देश की सबसे बड़ी पंचायत में किया था, जिसके बाद ये तमाम घटक दल जो है चुनाव में उतरे। तो बराए मेहरबानी सवाल हमसे ना करके ये सवाल जो है ये भाजपा से होना चाहिए। और दूसरी फिर से एक बात आपको स्पष्ट करूं विनोद जी, आज जो परिस्थितियां बनी हैं, मैं यहां तक समझ पा रहा हूं ये भाजपा की नीयत रही है किसी तरीके से लोगों की चुनी हुई सरकार को जमीन दोज किया जाए। ये जानते हैं कि अगर हक हकूक दे दिए गए, इनको वो तमाम तरह के अख्तियार मुहैया करवा दिए गए, तो फिर हम कहां रहेंगे? आप मुझे बताइए महाराष्ट्र में क्या हुआ था? आपने चुनी हुई सरकार को गिरा दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ये असंवैधानिक है, फिर भी 2.5 साल सरकार चली। अरे जनाब, 1 दर्जन से ज्यादा प्रदेशों में आप लोगों की चुनी हुई सरकार को तोड़ चुके हैं, और फिर आप गलबैया झांकते हैं उन तमाम लेफ्टिनेंट गवर्नर और गवर्नर्स के दम पर जिन्होंने अपने पद की गरिमा का मटिया मेट कर दिया, जो आपके एजेंट्स के तौर पर काम करते हैं। और आप कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में सरकार काम नहीं करती। दीजिए इनको वित्तीय मामलों का इख्तियार, कीजिए आप बिजनेस रूल्स को डिफाइन, फिर उसके बाद काम नहीं होता तो बात कीजिए। जब आप ये तमाम हाथ बांध के युद्ध में उतार देंगे एक सिपा सलार को और बाहर से बैठकर तालियां पीटेंगे कि देखिए ये लड़ नहीं रहा, तो बताइए जनाब, यहाँ की जनता इतनी भोली भी तो नहीं है कि जिसको समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या कर रहे हैं हमारे लोगों के साथ। चलिए सोनू जी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस का रेजोल्यूशन है निंदा प्रस्ताव, उसमें पीडीपी का क्या रुख रहेगा कि 5 अगस्त 2019 को जो हुआ तो निंदनीय है, तो पीडीपी की क्या भूमिका? भले ही आपके 3 सदस्य हैं। ऐसे है विनोद जी, 5 अगस्त 2019 को जो हुआ है, इससे ज्यादा निंदनीय बात देश में क्या हो सकती है कि मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल लीडरों को तमाम को पकड़कर जेलों में डाला गया, किसी पर पीएसए लगाया गया, किसी को एमएलए हॉस्टल रखा, किसी को घर के बाहर रखा, किसी को घर में हॉस्टल रखा। तो इससे बड़ा निंदनीय हो क्या सकता है? तो आज की बात नहीं, हम तो पिछले 5 साल से ये बात कह रहे हैं, 6 साल से। मतलब उस प्रस्ताव अगर आता है तो उस प्रस्ताव के हक में हैं आप? देखिए ऐसे है कि इसका फैसला पार्टी लीडरशिप करती है, एमएलए वहां पर करेंगे, लेकिन आपने कहा कि निंदा, तो भाई इसकी तो जितनी निंदा करो कम है। और इसी निंदा पर तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को सरकार मिली है, आप समझिए ना। अब मैं जो बार बार कहता हूँ कि इतनी बड़ी मैंडेट की जो सरकार बनी है, उसकी वजह क्या है? वजह उसकी एक ही है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने बीजेपी को रिजेक्ट किया और उनकी पॉलिसी को 5 अगस्त 2019 के खिलाफ वोट डाला है। उसी के ऊपर तो सब लोगों ने सरकारें बनाई हैं। आज अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास सरकार है जैसी भी है, तो वो उसी की दिन की वजह से है कि उन्होंने लोगों को क्यों कहा कि हम उसको वापस लाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि 5 अगस्त 2019 जम्मू कश्मीर के इतिहास में काला दिन है, अब से नहीं, बहुत पुराना काला दिन है, उसी दिन से है, और ये पूरा काला दिन रहेगा। एटलीस्ट आपको उस दौरान गिरफ्तार नहीं किया गया था शायद? हाँ जी, हमें मुझे आपके लिए इतना काला दिन नहीं है? नहीं, रिस्ट्रिक्शन मेरे पर पूरी थी, बात करने की आजादी नहीं थी, मुझे बात करने से रोका जाता था। हमारा ऑफिस सील किया था, बाद में हमने उसको खुलवाया। आप भी जानते होंगे कि उन दिनों में हमने कितनी मशक्कत की थी। आपके चैनलों पर भी जब बात करते थे तो रात को डर के घर नहीं सोते थे कि भैया रात को पकड़ने के लिए आएंगे। तंगी तो थी, लेकिन चलिए अब जम्मू में इतना नहीं किया, लेकिन कश्मीर में तो किया। लेकिन
5/10/2019 काला दिन था, है और रहेगा, क्योंकि इसने मेरे से मेरा हाथ फूट सब कुछ छीन लिया और जम्मू कश्मीर को यूटी में तब्दील कर दिया गया, महाराजा की रियासत को तोड़ दिया गया और लेख उसमें से निकाल दिया गया। ये मैं समझता हूँ कि काला दिन है और इसको काला दिन ही मनाते रहना चाहिए। चलिए सरबजीत जी, ये सवाल तो वाजिब सा लगता है जो जगदीप जी ने पूछा है कि आपके कहने पर, यानी गृहमंत्री पटल पे कहते हैं, यानी ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस ये कहते हैं कि आपको पहले डिलिमिटेशन कमीशन बिठाया जाएगा, उसकी रिकमेंडेशन के बाद चुनाव करवाए जाएंगे और उसके बाद एप्रोप्रिएट टाइम, ये एप्रोप्रिएट टाइम पर कब स्टेटहुड दी जाएगी? देखिए विनोद जी, पहले तो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि यहाँ सरकारें गिराएगी। मैं इनकी जानकारी के लिए बता दूं कि इमरजेंसी से लेके 109 से ज्यादा बार कांग्रेस ने इस देश की डेमोक्रेसी को ध्वस्त किया है, शायद इनको नॉलेज नहीं है। और रही बात यहाँ पर, यहाँ के हालात के मुताबिक आप देख लीजिए कि क्या हालात थे पहले। अगर यहाँ दफा 370 को हमने ध्वस्त किया है तो आज के हालात देख लीजिए। पिछले कई सालों से आप देख लीजिए यहाँ पर कितनी डेवलपमेंट हुई है, कितने यहाँ पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगे हैं, कैसे इंडस्ट्री का यहाँ पर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुई है, यहाँ पर कैसे जो हमारी बॉर्डर की सरहदें हैं वो कैसे शांत हुई है। कैसे शांत है तो स्टेटहुड दे दीजिए, शांत है तो स्टेटहुड दे दीजिए ना। फिर आप कहते हैं कि तस्वीर ही कश्मीर की बदल गई है, बदलता कश्मीर आप स्लोगन देते हैं, G20 की बात करते हैं। देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि एप्रोप्रिएट टाइम पे स्टेटहुड दे दिया जाएगा, तो इसमें इतना बड़ा इशू क्या बना रहे हैं? ये तो काम ही कोई नहीं कर रहे हैं स्टेटहुड के अलावा, ये तो बात ही कोई नहीं करते हैं स्टेटहुड दीजिए, स्टेटहुड दीजिए। अरे भाई और भी तो बड़े सारे स्टेटहुड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? कोई वहां पर कोई अलादीन का चिराग थोड़ी है कि स्टेटहुड आ गया तो सब कुछ हो जाएगा। और जब इन्होंने इलेक्शन लड़ा तब भी इनको मालूम है कि झूठी था। ठीक है, माननीय प्रधानमंत्री और हमारे केंद्र की जो लीडरशिप है उन्होंने कहा है कि अप्रोप्रिएट टाइम पे स्टेटहुड दे दिया जाएगा और दे देंगे, इसमें कोई दो राय थोड़ी है। लेकिन इस बात पे अटक जाना और अपनी जितनी इनके आज जो झूठ है उन पे पर्दा डाल देना कि हमें स्टेटहुड नहीं है, हमें स्टेटहुड नहीं है। अरे भाई और भी बहुत सारे काम आप कर सकते हो। आप कह रहे हो यहाँ माफिया आ गया है, जहाँ खनन माफिया आ गया है, ये सारा तो आपके अंडर है। बहुत सारे काम अभी करो ना, आप खनन को क्यों नहीं ठीक करते? अभी भी नहीं खुला है वहां, अभी भी माइनिंग बंद है सब तरह, अभी भी यहाँ पर पिक एंड चूज किया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ चलिए जगदीप जी से जानते हैं, बहानों से कुछ होने वाला नहीं है जब तक प्रैक्टिकली जगदीप जी तारिक हमीद करा जिन्होंने वोट दिया उनकी बात नहीं करेंगे, कुछ होने वाला नहीं है। जी, जो पीसीसी चीफ है तारिक हमीद करा, वो कह रहे हैं कि अब सरकार को अपने मैनिफेस्टो के आधार पर काम करना चाहिए, फुलफिलमेंट होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि हाउस के अंदर जब कांग्रेस के सदस्य इस तरह की बात करेंगे तो कलाई खुल जाएगी। जो पर्दा अभी बना हुआ है वो सदन में 43 दिन के बजट सत्र में खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा। देखिए विनोद जी, हमारे पीसीसी अध्यक्ष तारिक अहमद करा साहब, एक मैंने पहले भी कहा, बड़े मजे हुए स्टेट्समैन है, बड़े मजे के राजनेता है। अगरचे उन्होंने ये सवाल खड़ा किया है तो निश्चित तौर पर जनहित को प्राथमिकता ये बात है और मैं यहाँ तक समझ पा रहा हूँ। मैं फिर से बता दूं, खास तौर से मेरे भाजपा के मित्र, मुझे लगता है कि अब मुझे जो मेरे ज्ञान चक्षु ये खोलने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे इनसे अब जरूरत पड़ेगी एक तरह की ट्यूशन लेने की, क्योंकि ये बात कर रहे हैं कि कांग्रेस ने इतनी मर्तबा सरकार तोड़ दी और मुझे जानकारी नहीं। तो भाई साहब, झूठ के पुलंदे पर और झूठ के मुलम्मे में आप अपनी सियासी रोटियां कैसे तापते हो, उस सियासी हांडी पर ये देश ने देखा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब किसी प्रदेश में, मसलन अभी बिहार में चुनाव होने हैं, तो अब अगर 3 महीने पहले मोदी जी गए हैं, आप 2 दिन पहले, और 3 महीने पहले चुनाव हो जाते हैं, तो आप क्या कहेंगे? सरकार गिरा दी, ये कहेंगे आप? अरे आपके झूठों का कोई किसी किस्म का कोई आर पार है, कोई और छोर है? कब कहाँ क्या झूठ बोल देते हैं। अमित शाह साहब, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की डिग्रियां प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहे हैं और मोदी जी अगले बयान में कहते हैं कि मैं तो स्कूल गया ही नहीं। अरे कितने झूठ बोलेंगे आप? मैं जगदीप जी एक छोटा सा जवाब आपसे चाहूंगा, एक छोटा सा, मेरा बनता भी है।
84 में गवर्नमेंट आप टॉपल करोगे, 87 में इलेक्शन करवाओगे तो आप उसको टॉपल नहीं बोलेंगे। आप जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में देखिए। मैं आपको यहाँ पे बड़ी ईमानदारी से एक जवाब देना चाहता हूँ। बड़ा अच्छा सवाल आपका। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, क्या हमारे संविधान का आर्टिकल 356 हमें क्या बताता है, और आप मुझे बताइए जब जब जहाँ जहाँ प्रेसिडेंट रूल लागू होगा किन परिस्थितियों में लागू होगा, क्या वहाँ के हालात, किसी भी प्रदेश की आप बात कर लीजिए। आज अगर मणिपुर के अंदर भाजपा ने अपनी सरकार को हटा दिया, मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा इतने बड़े कत्लो गारत के बाद, तो क्या आप कहेंगे कि सरकार को टॉपल कर दिया? अरे आपको समझना पड़ेगा, यही तो बात है। आप परिस्थितियों को कैसे तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। उस वक्त जम्मू कश्मीर के हालात क्या थे मुझे बताइए। क्या उस वक्त आपको लगता है कि सरकार को फिर से उसी सरकार के साथ जो है लोगों के बीच जाना चाहिए था, जिस सरकार को लेकर यहाँ पर लोग बंदूकें उठा के खड़े थे? आपको ये समझना पड़ेगा, जिस प्रदेश की जैसी परिस्थितियां होती हैं उसके अनुरूप, और वो भी संविधान में उसका जो है लेखा जोखा है। और इमरजेंसी की बात करते हैं, मैंने कई बार आपके मंच से कहा, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी को केवल इसलिए कि उनका मंच बड़ा है, केवल इसलिए कि उनके साथ एक गजेटेड ऑफिसर जिसने एक हफ्ते के बाद रिजाइन दिया, आप उसे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री को जो तत्कालीन है, आप 6 सालों के लिए निलंबित कर देते हैं। एक हाई कोर्ट का जज निलंबित कर देता है। आप आपातकालीन को जस्टिफाई कर रहे हैं। मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ जी। इसके लिए कांग्रेस ने बड़ी मर्तबा माफी मांगी, लेकिन विनोद जी आप हैरान होंगे, जिस वकील ने इंदिरा जी के खिलाफ ये केस लड़ा, बाद में उसको कानून मंत्री बनाया गया। कुड यू बिलीव दैट? क्या हालात बना दिए इन्होंने देश के। और अगर यही बात थी तो क्यों दोबारा इंदिरा जी को दोबारा लोगों ने इतने बड़े जनादेश के साथ फिर से सत्ता नशीन किया? आपको समझना पड़ेगा, हमने इमरजेंसी के लिए 1000 मर्तबा देश से माफी मांगी। आप गोधरा के लिए माफी मांगेंगे? आप 1984 में ये इस बात के लिए माफी मांगेंगे कि आपके दोनों बड़े नेता वाजपेयी साहब और आडवाणी साहब अमृतसर की धरती पे खड़े होकर इंडियन आर्मी को वहां पे लाने की मांग कर रहे थे सरकार से? आप माफी मांगेंगे हरबंस लाल खन्ना के लिए, जिसने वहां दरबार साहब का मॉडल तोड़ दिया था? तो जनाब अब एक चीज मैं सोनू जी से चाहूंगा, ईमानदारी से। सोनू जी मुझे लगता है कि ईमानदारी से बताएंगे कि इस हालात के लिए, जम्मू कश्मीर के हालात जिसको अभी कहते हैं कि सुधरे हैं, इस हालात के लिए कांग्रेस कितनी जिम्मेदार रही है? सोनू जी अब बात निकली है तो सोनू जी आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए सरबजीत जी आप जवाब दे दीजिए, कांग्रेस कितनी जिम्मेदार है जम्मू कश्मीर के हालात के लिए? देखिए विनोद जी, ये पूरा आज जो रोना पड़ा है, ये पिछले 60 साल से यहाँ पर इनका जो शासन रहा, इनकी जो नियम कायदे कानून और जो इनका यहाँ पर सिस्टम रहा, ये उसी का रोना है। मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस की ही देन है आज जो दफा 370 है, जिसके लिए मैं कह सकता हूं कि 1 लाख से ज्यादा नौजवान, चाहे वो आतंकवादी हैं, चाहे वो कश्मीर के लोग हैं, हमारे वेल्थ फोर्सेस के कितने लोग शहीद हुए, ये सब इसकी देन है। और आज दफा 370 टूटने के बाद कैसे शांति होगी एकदम। और ये हमारा जम्मू कश्मीर का मुद्दा नहीं है, ये पूरे देश की प्राण प्रतिष्ठा का एक मुद्दा था लोगों की। आज आप कहीं पर भी जाएं तो लोग आज देखिए कितना टूरिस्ट आ रहा है श्रीनगर, इसीलिए क्योंकि उनको मालूम था पहले के हालात और आज के हालात कैसे चेंज हुए हैं। और ये पूरे हालात के लिए कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जिम्मेवार है। मैं आपको बताना चाहता हूँ 1987 में जैसे ही गवर्नर राज यहाँ लगा, माननीय फारूक अब्दुल्ला साहब चले गए थे, 7 साल तक वापस नहीं आए। यहाँ कश्मीरियों को मरने के लिए छोड़ के हमारे यहाँ बम फटते थे, आपको मालूम है कितने बम बसों में फटे, क्या हालात बने। ये वहां पर एंजॉय करते रहे 6 साल, और 1996 में ये दोबारा आ जाते हैं मुख्यमंत्री बनने के लिए, जब 2% 3% भी पोलिंग नहीं हुई थी कश्मीर में। आज की स्थिति देखिए, आज कितनी परसेंटेज पोलिंग हो रही है कश्मीर में। आज सही डेमोक्रेसी का जो मतलब है वो केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की देन है कि आज यहाँ पर जो हमारा मुखौटा था जम्मू कश्मीर, उसमें शांति लाना, यहाँ पर हालात को साजगार बनाना, और हमारा जो दुश्मन मुल्क है रोज आए दिन हमारे पे बम बरसाता था, गोलियां चलाता था,
कैसे हम लोग यहाँ अपने घर से भागते थे पीछे। तो ये सारे हालात के लिए आज अगर साझगार हुए हैं तो भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार का जो जगदीप जी, कल एक छोटा सा स्टेटमेंट दिया था उमर अब्दुल्ला ने कि हालात में हल्का सुधार, उसका रिएक्शन बहुत ज्यादा हुआ है। क्या जगदीप को लगता है कि 5 अगस्त 2019 के बाद इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर के हालात में सुधार हुआ है? जी जगदीप जी। विनोद जी, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, फिर से बता दूं कि अगर उमर अब्दुल्ला साहब जो इतने मचे हुए राजनेता है वो ये कह रहे हैं तो उसके पीछे की जो बात है बड़ी साफ है कि उनके जानते हैं कि जब तक हालात सामान्य होने की बात बड़ी साफ गोई से और बड़ी परिपक्व कही नहीं जाएगी तब तक स्टेटहुड की बात होगी। अब मेरे जो मित्र है भाजपा के, मैं इनसे ना बड़े प्रेम पूर्वक तो अनुरोध करना चाहता। अभी इन्होंने बात की कि देखिए कैसे फारूक अब्दुल्ला साहब चलेंगे, जहाँ तो ये सुनते नहीं है बात जब कोई दूसरा बात करता है। मैं इनको बताना चाहता हूँ कि तब बीपी सिंह साहब की सरकार में आपके 84 सांसद थे, आप ही वो लोग थे जिन्होंने जगमोहन को यहाँ भेजने की वकालत पुरजोर तरीके से की। आरएसएस ही इसके लिए असल में जिम्मेदार है, क्योंकि जगमोहन के आने के बाद हालात बदले। अब जिस आर्टिकल 370 पर बात करते हैं, मेरी जानकारी थोड़ी कम है, जरा इनसे पूछिए संविधान का भाग 7 क्या है ये बता दे, और आर्टिकल 238 क्या है, ये दो बातें इनसे पूछ लीजिए। मैं समझता हूँ 370 पे जो इनका ज्ञान है, मेरा सवाल हमारे दर्शकों को भी कुछ सुनने मेरा सवाल ये था कि क्या आपको लगता नहीं है कि सुधार हुआ है, हाँ या ना? मैं वही जवाब दे रहा हूँ ना विनोद जी। जिनको लेश मात्र मालूम नहीं है देश के संविधान में लिखा क्या है, आर्टिकल 370 है क्या, 1C क्या कहता है, 1D क्या कहती है, क्या है संविधान का भाग 7 क्यों नेहरू जी ने हटा दिया, क्यों आर्टिकल 370 पर नेहरू जी से लेकर लाल बहादुर शास्त्री जी के समय तक इतने उसमें संशोधन हुए, क्यों किए गए, कोई ये बता पाएंगे? भले इन्होंने सारी जिंदगी कांग्रेस में बिताई हो, फिर भी ये नहीं बता पाएंगे। बात करने चलेंगे 370 की। रही बात हालातों की, तो आप बराए मेहरबानी के देखिए, आज हमारी जमीनों पर डाका पड़ा है विनोद जी, आज हमारी नौकरियों पर डाका पड़ा है। आज आपने यहाँ पर परोक्ष रूप से सत्ता पर काबिज होते हुए बाहर के प्रवासी भारतीयों को नहीं, बिजनेस टाइकून को, वहां के आपने पूंजीपतियों को यहाँ हमारे माथे मर दिया है, जो यहाँ पर जमीन मुफ्त में लेते हैं, करीब करीब बिजली पानी सड़क सब मिलता है, बदले में क्या देते हैं, यहाँ पर ठेकेदार बिठाए हुए हैं। क्या एक ऐसा बिल आप लाएंगे? आपकी सरकार है, पूर्ण बहुमत वाली सरकार है, मिलजुल के आप चला रहे हैं, क्या ऐसा कोई रेजोल्यूशन, ऐसा कोई बिल सरकार की तरफ से लाया जाएगा कि जॉब और लैंड प्रोटेक्ट की जाए? फिर निश्चित तौर पर हम ला चुके हैं। और क्या कहते हैं आप, हमारी रियासत हमारा हक, इससे बड़ी बात क्या है? जिस दिन स्टेटहुड मिल गया ये सारे हक हकूक मिल जाएंगे। जिस दिन स्टेटहुड मिल गया हम इस काबिल होंगे कि हम अपने लोगों के सही फैसले उनके जनहित में कर सके, और उसके लिए हम तत्पर हैं। मैं आपको फिर से बता दूं विनोद जी, सारी बातों की जड़ में हमें जड़ काटनी, पत्ते छांटने से, कलियां फूकने से, डालियां तोड़ने से कुछ नहीं होगा। जड़ में स्टेटहुड है, हमारा स्टेटहुड हमें दे दीजिए। लद्दाख वाले अलग से रो रहे हैं, उनका आपने क्या हाल किया वो आपने देख लिया, हालांकि उन्होंने भी आपको सबक सिखाया, कोई शक नहीं, लेकिन आपने क्या किया जनाब? अब आप हमारा स्टेटहुड छीनकर हम ही पे एहसान जता रहे। जब एप्रोप्रिएट टाइम होगा, भाई साहब वो कौन सा एप्रोप्रिएट टाइम है? एक तरफ आप कहते हैं आतंकवाद खत्म हो गया, लक्षित हत्याएं रुक गई, जम्मू जो है शांत है, कश्मीर में आतंकवादी की घटना हो नहीं रही, तो फिर क्यों नहीं दे रहे स्टेटहुड आप? और आप कहते हैं कि आप स्टेटहुड मांग रहे हो। भाई साहब जब तक आप प्यार दोगे नहीं, हक हकूक दोगे नहीं, आप तो बिजनेस रूल नहीं डिफाइन कर पा रहे जनाब। क्या चीफ मिनिस्टर के अख्तियार है, सरबजीत जी अख्तियार है, यही नहीं पता। सरबजीत जी, ऐसा लग रहा है कि आप सरकार को इतना दबाव बना रहे हैं ताकि आप आसानी से अपना ऑपरेशन लोटस कर सके, ऐसा लग रहा है। पैसे आप नहीं दोगे, देखिए विनोद बिजनेस जी, यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है कि ऑपरेशन लोटस होने वाला है, लेकिन क्योंकि कांग्रेस के प्रवक्ता की मैं समझ सकता हूँ इनकी चिंताएं जो हैं, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस इनको कोई भाव नहीं दे रही है। मुझे नहीं लगता कि वो अपनी मीटिंग में भी वो इसको बुलाना पसंद करती है। अरे भाई साहब आप क्यों हो रहे हैं? आप ये बताए ना, मैंने आपसे पूछा संविधान का भाग 7 क्या, बताए आप बात कर रहे थे।
बता ये दीजिए, बता 238 दीजिए क्या जरा कि बताइए भाई लोगों को, आप पता लगे। आपकी जो बता दीजिए चिंता ना। है हम बाकी छोड़िए, आप 370 समझते की हैं बात कि कर आपकी रहे थे, क्या बताइए। चिंता है, क्योंकि आपका तो नामो निशान जम्मू में मिट गया। पिछले 15 साल से एक भी हिंदू विधायक आपका जम्मू से नहीं जीत सका। आप एक टिपिकल वहां की पार्टी रह गए हो, कहाँ जम्मू की बात करते हो। हमें बड़ी आप खुशी जम्मू है, के बड़ी जम्मू के खुशी है खिलाफ कि जिन जो निकम्मे और साजिशें चलती निठल्ले हैं, लोगों की वजह आज से कांग्रेस को जो है वो नुकसान हुआ, नेशनल वो आज सारे भाजपा में है। जो स्थानीय दल है ये उनसे जो भी स्वच्छता बढ़कर अभियान हिस्सा मोदी जी ने लेती शुरू है। किया, इसका फायदा हमें होने और जा रहा है। यहाँ पर हमारे जो विधायक हैं, आज जम्मू के लोगों की आंखें खुली हैं और उन्होंने 29 विधायक हमारे जिताए हैं। तो मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि जम्मू के हित के लिए ये रक्षा करेंगे और कश्मीर के हित के लिए। लेकिन जो पहले हालात थे कि जम्मू के साथ भेदभाव होता था, अब वो होने वाला नहीं है। आप अपनी चिंता कीजिए कि आप तो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं हो। मेरे ख्याल 47 के बाद मैं वही बता रहा हूँ, बड़ा बड़ा शुक्रगुजार है हम भाजपा के कि जितने निकम्मे भ्रष्टाचारी और पहली बार सबको ले गए। अब तो हम तरक्की करेंगे, अब तो हमें लोग पसंद करेंगे। इनको सबक सिखाया है, लोगों ने बताया है। बता रहा हूँ, ये जहाज है, जम्मू के लोगों ने, मैंने पहले भी कहा जनाब, जब जहाज डूबता है ना, उससे पहले चूहे भागते हैं ना। ये जहाज के अगल बगल में छिपे होने वाले भागते हैं। जम्मू के लोग बहुत समझदार है। जहाज अब भी 8 साल के मझधार कार्यकाल में को देखा है, लहरों से लड़ रहा है। हमेशा कश्मीर का राग लगाते थे और जम्मू के साथ भेदभाव होता था। पहली बार जम्मू के लोगों में जागृति आई है और कांग्रेस बिल्कुल न्यूनतम स्तर पर है, न्यूनतम स्तर। मैच चलिए कहीं ना कहीं मैं इसका उत्तर देना चाहूंगा। एक मिनट में समय कम है जगदीप जी, समय कम है, 1 मिनट में। 1 मिनट में केवल इतना कि मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं कि भाजपा के सफाई अभियान में जितने निकम्मे निठल्ले भ्रष्टाचारी थे, चलिए सब वो कांग्रेस से उठाकर ले गए हैं और अब हमारा समय जो है वो बेहतर चलिए होगा। बहुत बहुत शुक्रिया जगदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र सोनू जी, सरबजीत जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और दर्शकों, आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।